अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कागजी शादी के 8वें हिस्से के साथ, जो कि तजस्सुस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रंधावा हाउस। उठो फरीदुद्दीन, देखो थोड़े दिन की बात है, फिर मैं खुद तुम्हारे बेटे को निकाल लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे जेल में ऐसे ही सड़ने दूंगी? मेरी आंखों के सामने का बच्चा है फैसल, और शाकिर साथ में खेले हैं। मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? उन्होंने अब पैंतरा बदला। हमारी नस्लें आपकी खिदमत के लिए पैदा हुई हैं छोटी मालकिन। बस परेशानी मुझे जुलेखा की है। कहीं जुलेखा के ससुराल वाले रिश्ता ही न खत्म कर दें। मालकिन, कुछ तो रहम करें। फरीद हनूज वर्दा के पैर पकड़े हुए था। तुम बताओ क्या हल है तुम्हारे पास इस मसले का? वर्दा सोच में पड़ गई। मालकिन, आप मोहलत दें तो जुलेखा की शादी के बाद ही मैं पुलिस के सामने जाके कबूल कर लूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी फरीद। तुम ऐसा करो, अपने दामाद को कल यहाँ ले आओ, इससे मैं बात कर लूंगी। जी मालकिन। फरीद ने दांत में गर्दन हिलाई और बिना पीठ किए अदब से सर झुकाकर निकल गया। गौरनाता। नहीं चाचू, आपने ऐसा क्यों सोचा? मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे कोई मसला नहीं है, बल्कि जहाँ अगर मुझे सारी जिंदगी भी गुजारनी पड़ी तो मैं राजी खुशी रह सकती हूँ। मगर मैं बस अपने भाइयों को याद कर रही थी। अगर मेरे वहाँ जाने से उनकी जिंदगियों को कोई खतरा है तो जब तक टल नहीं जाता मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं आरज़ी जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ। दूसरा कुछ तो मैं वहाँ रहने वाली बात का जवाब सुन यूशा और हारिस दोनों ही शॉक्ड थे। यूशा अजीब सी मुसरत के साथ वहाँ से चला गया था। फिर तोहफे में बेचैनी अनायत कर दी थी सोबिया ने। बेटा तू परेशान ना हो, मैं जल्द यहाँ बुलवाने का इंतजाम करता हूँ। बिना सोबिया के कुछ सुने उन्होंने फोन काट दिया था। वो जिस बात के लिए फिक्रमंद थे इसका आगाज हो चुका था। उनकी सब में घुल मिल जाने वाली भतीजी इस माहौल का भी हिस्सा बनने जा रही थी। वो यूशा की बीवी होना भी कबूल कर सकती थी। एक ऐसा लड़का जिसके वालिदैन का कुछ अता पता नहीं था। बस यही एक खराबी थी उसमें, जो हर खूबी को जहर आलूद करने के लिए काफी थी, जिसको बदलने के लिए खुद यूशा भी कुछ करने से कासिर था। इस्लामाबाद। अम्मी ने कुछ दिन रुकने को कहा है। न जाने उनके जहन में क्या चल रहा है। शाम की चाय की चुस्की भरते रेहान अपनी बीवी से मुखातिब था। चलिए अच्छा है, इस दरमियान आपको कुछ सोचने का वक्त मिल जाएगा। एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा न लगे तो। सारा ने रेहान की इजाजत तलब की। मुबादा वो नाराज ना हो जाए। हाँ पूछो। उसके हाथ अपना हाथ रखते हुए एतमाद का एहसास दिलाया। आपने यूशा से सोबे की शादी क्यों की? आप जानते हैं ना वो जेल पलट आदमी है। ऊपर से उसके खानदान का भी कुछ अता पता नहीं। ऐसे कैसे अपनी बच्ची हम किसी को दे सकते हैं? मतलब आप उसे हारिस चाचू के पास ऑस्ट्रेलिया भी भेज सकते थे, या दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी लड़के से शादी करके। मगर यूशा ही क्यों? सायरा की फिक्र में वो सवाल था जो सबके गलों का कांटा बना हुआ था। यूशा ही क्यों? एक गहरी सांस लेकर वो अपनी जगह से उठ गया। यूशा जेल पलट है, मगर बेकसूर है। उसे रंधावा खानदान पे दाग लगने से बचाने के लिए जेल काट कर अपने मुस्तकबिल पे हमेशा हमेशा के लिए धब्बा लगा लिया। सिर्फ अब्बा जी के एक एहसान की खातिर वो अगर अपनी सोबी से प्यार ना भी करे, ना तो इज्जत इसे बेपनाह देगा। इतनी कि उसे कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। मुझे नहीं पता जो हो रहा है वो सब ठीक हो पाएगा भी या नहीं, और अगर हो भी गया तो क्या सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो सकेगा भी कि नहीं। ऐसे जब सोबी को वापस लाऊंगा तो आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, उसके दोस्त, हमारे जानने वाले करीबी रिश्तेदार सब उसके साथ कैसा सलूक करेंगे? लोग हर बुराई का जिम्मेदार औरत ठहरा कर खुद एक तरफ हो जाते हैं। क्यों उनसे पूछे दूसरा क्या मासूम कता था? ये इसको समझ नहीं थी। ये सब बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं नहीं चाहता सो भी अब कोई दुख देखे। वो दोनों निकाह के डोर से बंधे हैं। रब भी सब बेहतर कर देंगे। मैंने बहुत समझ कर फैसला लिया था, फिर अल्लाह पर छोड़ दिया। वो सब संभाल लेंगे इंशाल्लाह। चलें, आपने सोच समझ कर फैसला किया है, और नियत नेक तो मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। गरनाता। यूशा, तुम मुझे सोबी बुलाते थे, वही बुलाओ, वरना मैं गरनाता छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? आवाज का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलकर सोबी अंदर दाखिल हुई थी।
اس کے ہاتھ میں ایک عدد پھولوں کا گلدستہ۔ جب سے وہ یوشا سے ملی تھی، صبح کا آغاز اس کے پاس خوبصورت پھولوں سے ہوتا تھا۔ کمرے میں چند ایک کاروباری لوگ موجود تھے جنہوں نے اسے انتہائی معجب نظروں سے دیکھا اور استہزائیہ مسکان دی۔ مسلمان شریف بنتے ہیں، ان میں سے ایک نے زیر لب بڑبڑا کر کہا، جو کہ وہاں کی مقامی زبان میں کہا تھا۔ اسے صوبہ کی سمجھ سے بالاتر تھا، مگر اتنا سمجھ گئی تھی اس کے اس طرح اندر آنے سے یوشا کو شرمندہ محسوس کروایا جا رہا ہے۔ مگر اس پہلے کہ صوبہ کچھ کہتی، یوشا نے کہا، بیوی ہے میری۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب صوبہ کو بتا رہے تھے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے اور معاملہ کشیدہ ہو گیا ہے۔ البتہ یوشا نے مقامی زبان کا استعمال کیا تھا جواب دینے میں، جس کی وجہ سے بات صوبہ کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ I'm sorry یوشا، مجھے لگا شاید کہ ابھی کوئی نہیں ہوگا، ابھی تو صبح کے 6:45 ہو رہے ہیں۔ Really sorry، میں بعد میں آتی ہوں۔ تم نے ناشتہ نہیں کیا نا؟ میں تمہارے اور باقی سب کے لیے ناشتہ بھجواتی ہوں۔ صوبہ گلدستہ تھامے وہاں سے شرمندہ سی نکل گئی، سیدھا کچن میں داخل ہو کر شیف کو ناشتے کا اور مہمانوں کا بتا کر باہر آ گئی۔ ایک کپ کافی، میگی اور مگ کے علاوہ صوبہ کو کچھ بنانے نہیں آتا تھا۔ میڈیکل کی پڑھائی میں دیر شب پڑھائی کرتے ہوئے خود کو بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری کام سیکھے، کیا آ ہی گئے۔ رندھاوا ہاؤس، پیپر بنواؤ، مجھے ساری جائیداد واپس چاہیے۔ ہاں، کسی ٹرسٹ کو جانی نہیں چاہیے۔ سیش کو اپنی بیٹیوں کے علاوہ کوئی دکھتا ہی نہیں تھا۔ سلیم رندھاوا آرام کرسی پر بیٹھے ہلتے ہوئے غصے سے وکیل سے بات چیت کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے ناول کے 8ویں حصے کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔